क्या हमारे जो हम लोग रोज़ फुटवियर्स पहनते हैं, उसकी वजह से भी हमें नी पेन का इश्यू आ सकता है? फुटवेयर की वजह से आप सिर्फ नी का नहीं सोचिए, फुटवेयर की वजह से फुट, एंकल, बैक, लोअर बैक, स्पाइन, सर्वाइकल स्पाइन ऊपर तक प्रॉब्लम आती है। ओके, अगर आपको फुटवेयर नॉर्मल जो हाइट है फुटवेयर की, इट शुड नॉट बी मोर देन 3/4 इंच। थ्री ओके। फोर्थ इंच से ज़्यादा फुटवेयर नहीं हो। जैसे आप 3/4 इंच के ऊपर जाएंगे तो आपके जो फुट हैं उसको भी एंगुलेट करना पड़ेगा। उसको कंपनसेट करने के लिए आपके एंकल को एंगुलेट करना पड़ेगा। उसको ऊपर कंपनसेट करने के लिए आपकी जो कमर का लार्डोसिस है हुँ, वो हुँ। कर्व इंक्रीज हो जाए। जैसे आपने फीमेल्स में देखा होगा, हुँ, हुँ। सो फीमेल्स में वो बहुत ऊंची ऊंची हील पहनती है तो जी। उनको कहाँ लोअर बैक में आपने देखा उनकी लार्डोसिस बढ़ जाती है। हुँ, जब लार्डोसिस, क्योंकि अपराइट रखने के लिए लार्डोसिस बढ़ी तो ऊपर सर्वाइकल वो वहाँ पे भी प्रॉब्लम आएगी। हुँ। तो कोशिश करनी चाहिए जिन लोगों का शौक है या मजबूरी है हाई हील पहनना, तो कुछ समय वो फ्लैट के साथ भी ज़रूर गुजारें दिन में। तो जिनको नीज़ पेन का दिक्कत होती है, जिसको नीज़ में प्रॉब्लम होती है, तो क्या वो लोग इंडियन टॉयलेट्स सीट यूज़ कर सकते हैं? इंडियन टॉयलेट सीट बहुत अच्छी है। हुँ, आपको पेट के लिए भी अच्छी है, हिप के लिए भी अच्छी है इंडियन स्टाइल, और नी के लिए भी अच्छी है जब तक प्रॉब्लम शुरू ना हो। अच्छा, अगर नी पेन शुरू हुआ तो आपको स्क्वैट करना और क्रॉस लेग सिटिंग अवॉइड करना। ओके। अगर नी पेन शुरू हो जाता तो वो चीज़ें अवॉइड करना चाहिए, हुँ, तब हमको वेस्टर्न टॉयलेट यूज़ करना चाहिए। और किसी को कैसे पता चलता है कि वो उसके नीज़ में आर्थराइटिस का प्रॉब्लम है? कोई भी नी पेन अर्थराइटिस नहीं होता। हुँ, अगर नी पेन इनिशियल स्टेज में होता है तो शायद हो सकता है कि कार्टिलेज थोड़ा सा घिसा हो, हुँ, और अगर उसको आप जैसे मैंने कहा नेचुरल हीलिंग की तरफ जाना चाहिए, आइस पैक करना चाहिए, रेस्ट देना चाहिए। जी, शुरू में अगर आप पेन किलर खा लेंगे 1-2 दिन और उसको रेस्ट नहीं देंगे तो आप उसको पेन को सप्रेस कर रहे हैं। तो आप रेस्ट करना जरूरी है, रेस्ट होगा तो अपने आप हीलिंग हो जाएगी। ओके, मैं आपको आर्थराइटिस की स्टेजेस नी पेन के साथ एसोसिएट कर रहा हूँ। ये 4 स्टेज होती हैं। स्टेज 1 जैसे आप देखेंगे यहाँ पे थोड़ा सा कार्टिलेज, कार्टिलेज क्या होता है, कोई भी बोन का जॉइंट में बोन के एंड का जो वो होता है वहाँ पे एक कार्टिलेज की लेयर होती है, बहुत छोटी सी लेयर पतली सी होती है। उसकी थिकनेस अबाउट 2 मिलीमीटर रहती है। वो दोनों साइड पे रहती है, बोन को मिलने से रोकती है, तो वो पेन फ्री बनाने के लिए जरूरी। तो आप देखेंगे शुरू में रेड मार्क है हल्का सा, तो कार्टिलेज का कुछ पोर्शन लॉस हुआ, बोन तक नहीं पहुंचा। तो ये शायद अगर आप एक्सरे करेंगे उसमें कुछ नहीं आएगा, नॉर्मल एक्सरे आएगा। तो वो पेन करेगा, स्वेलिंग होगा, उस वक्त आपने आइस पैक किया, रेस्ट किया, तो वो वहीं से अपने आप धीरे धीरे हील हो जाएगा 2-3 दिन बाद। दूसरी स्टेज में अगर आप देखें 2-3 ये रेड पॉइंट है, यानी कि कार्टिलेज 2-3 जगह और डैमेज हुआ है। अगर वो अर्ली स्टेज है, माइल्ड स्टेज है, ये इनिशियल स्टेज, ये माइल्ड स्टेज, यहाँ पे एक्सरे पिक्चर मे और मे नॉट बी देयर, एक्सरे में कुछ आ भी सकता है कुछ नहीं भी आ सकता। तीसरी स्टेज जो है मॉडरेट स्टेज होती है, वहाँ पे कार्टिलेज ज़्यादा डैमेज हुआ, बोन तक पहुँचने लगा, बोन एक्सपोज होगी, तो मॉडरेट स्टेज है, वो एक्सरे में गैप जो कहते हैं गैप कम हो रहा है वो दिखाई देना शुरू हो जाएगा। इन 2 स्टेज में हो सकता है कि एक्सरे में जो कहते हैं गैप कम हो रहा है वो ना आए, लेकिन इस स्टेज में गैप आना शुरू हो जाएगा मॉडरेट स्टेज में। ये दोनों चीज़ें रिवर्स होने की संभावना रहती है, इसका रिवर्स होने का संभावना कम रहता है। ऐसे ही जब वो और स्टेज बढ़ती है, मल्टीपल लेवल पे वो गैप कम होने लगते हैं, मल्टीपल लेवल पे कार्टिलेज लॉस होगा, मल्टीपल लेवल पे गैप कम होगा, वो एडवांस स्टेज है। ये स्टेज वो है जब बोन पूरी तरह से दोनों आमने सामने की बोन एक्सपोज हो जाती है, जब पेशेंट को नी रिप्लेसमेंट एडवाइस किया जाता है। ये बहुत सीवियर स्टेज है, पेशेंट को इवन नाइट पेन, सोते सोते भी पेन होगा। इन 3 स्टेज में पेशेंट को एक्टिविटी से पेन होगा, चलने फिरने से पेन होगा, रेस्ट पेन नहीं, रेस्ट में रिलीफ मिलेगा, लेकिन इस स्टेज में नाइट पेन, रेस्ट पेन भी इस स्टेज में होगा। हाँ, सर जैसे आजकल बारिश चल रही है और तो ऐसा क्या कॉमन होता है कि बारिश में नी पेन ज़्यादा कॉमन होते हैं? बारिश के मौसम में सारे के सारे पेन बढ़ जाते हैं। कारण ये है कि जब बारिश होती है, बादल होते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ जाता है। जी। तो जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ जाता है तो अंदर जो जॉइंट के अंदर इन्फ्लेमेशन साइनोवियम होता है, अंदर टिश्यू होता है, वो इन्फ्लेम कर जाता है, हुँ, वो सूजन बढ़ जाती है। तो बारिश के मौसम में हमेशा सारे पेन, बारिश में, ठंड में, जैसे इवन बारिश ना हो बादल भी हो, हुँ, हुँ। जॉइंट पेन बढ़ जाते हैं। ओके।
और जो लोग पेन किलर के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड होते हैं, हर एक कोई भी छोटा सा पेन होता है, हेडेक होता है, स्टमक एक होता है, बैक पेन होता है, नी पेन होता है, अगर वो बार बार पेन किलर ले रहे हैं तो वो कितना डेंजरस हो सकता है? जैसे मैंने एक्सप्लेन किया कि शुरू में तो आप चीज़ को रेस्ट दीजिए, नेचुरली उसको हील करने की कोशिश कीजिए, और अगर 2-3 दिन बाद नहीं होता तो अपने फिजिशियन से, डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए, तब आप पेन किलर ले सकते हैं। कोशिश कीजिए माइल्ड पेन किलर से शुरुआत हो, और पेन किलर आपको लंबे से, अगर कोई आपको किसी डिजीज़ में पेन किलर आपको हफ्ता या 2 हफ्ते से ज़्यादा लेना पड़ रहा है, तो इसका मतलब उसका कॉज रूल आउट कीजिए। ओके। सिंपल, अगर पेन किलर हफ्ते भर लिया तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ओके। और नी पेन जनरली कितने एज से स्टार्ट होती है एक इंसान में? नी पेन का कॉज अलग अलग एज में अलग अलग हो सकता है। अगर बच्चों में आप कंसीडर करेंगे, बच्चों में यह यूजुअली विटामिन डी और कैल्शियम डेफिशिएंसी से नी पेन होते हैं। छोटे बच्चों में जो है नी डिफॉर्मिटी हो जाएगी, उससे नी पेन होगा। जैसे कोविड के समय बहुत बच्चों के अंदर नी के अंदर डिफॉर्मिटी, आप शिवम सरप्राइज होंगे, पेरेंट्स ने आके मेरे पास कंप्लेंट की कि हमारा बच्चा चलना भूल गया। चलना भूल गया। अच्छा। पेरेंट्स के ये वर्ड्स थे, कम से मेरे को याद है 2-3 पेरेंट्स ने कहा कि हमारा बच्चा चलना। कोविड टाइम में स्पेशली जहाँ सिंगल चाइल्ड थे, छोटे घरों में फ्लैट्स वगैरह में रहते थे, जी। हम तो फिर भी बड़े लोग बाहर कहीं ना कहीं चले जाते किसी चीज़ के, बच्चे तो कहीं नहीं जाते थे, वो घर थे। उनके बाद कोविड जब ख़त्म हो उसके बाद बहुत दिन तक स्कूल नहीं थे, ऑनलाइन क्लासें होती थी, बच्चे घरों में रहते, सन एक्सपोजर नहीं था, सूरज नहीं मिलता था, तो विटामिन डी की सीवियर डेफिशिएंसी होगी, बोन में पेन होगा, बच्चा चलेगा नहीं, दर्द होगा। तो बच्चों के अंदर नी के अंदर डिफॉर्मिटी हो, तो बहुत सारे पेशेंट मैंने उसके बाद सर्जिकल करेक्शन किए। तो बच्चों के अंदर विटामिन डी डेफिशिएंसी, कैल्शियम डेफिशिएंसी, जो बच्चे मिल्क प्रोडक्ट नहीं लेते, दूध और दूध की बनी चीज़, क्योंकि हम इंडियंस की डाइट में कैल्शियम का जो सोर्स है, कैल्शियम और विटामिन डी। जी। दूसरा जो बहुत अनकॉमन कॉज है, किसी को कंजेनाइटल डिफॉर्मिटी बच्चों में होती है, वो उसकी वजह से पेन हो सकते हैं। इन्फेक्शन बच्चों में बड़ा कॉमन इन्फेक्शन हो, तो कुछ इस तरह के कॉजेज हैं। यंग लोगों में सबसे कॉमन कॉज नी पेन का है ट्रोमेटिक और इन्फ्लेमेटरी में आता है यूरिक एसिड बढ़ जाए। यूरिक एसिड बड़ी कॉमन चीज़। जब मैं अपनी ऑर्थोपेडिक स्टडीज़ में था, एमएस कर रहा था, मैंने हार्डली शायद बहुत कम पेशेंट ऐसे देखे जिनके यूरिक एसिड बढ़े मिलते थे। आजकल तो मैं देखता हूँ छोटा बच्चा है जिसका यूरिक एसिड बढ़ा मिलता है। इन्फ्लेमेटरी में यूरिक एसिड के अलावा दूसरी रूमेटॉइड, जिसको गठिया बाय बोलते हैं, स्मॉल जॉइंट्स में पेन हो जाता है, गठिया बाय बोलते हैं उसको, वो यंग एज में होते हैं। ट्रोमेटिक इंजरी, एक्सीडेंट, क्योंकि यंग एज में एक्सीडेंट बहुत ज़्यादा कॉमन है जी। तो उस तरह की प्रॉब्लम होती है। एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलोलाइटिस, जिसमें आपने देखा कि पूरा स्पाइन जाम हो जाता है, वो यंग एज में मिलते हैं। एल्डरली लोगों में 40 प्लस या मिडिल एज में क्या है, वहाँ पे डिजनरेशन शुरू हो जाता है। ओके। किसी भी इंसान की जो बॉडी है 20 साल तक ग्रो करती है जी। 20 साल से लेके 30 साल तक एक स्टैटिक पीरियड रहता है, और 30 साल के बाद वो डिजनरेट होना शुरू करता है। वो टाइम ऐसा है कि जब आपको अपने मेंटेनेंस है उसको रोक तो नहीं सकते, स्लो कर सकते हैं। लेकिन वो भी 30 साल के बाद तो 30 से 50 तक तो आदमी इतना भागने में, काम करने में लगा रहता है, शायद उसको अपने शरीर का ध्यान नहीं आता। जब तक उसको शरीर याद नहीं दिलाता कि भैया मेरे को दर्द हो रहा है, तो कुछ ध्यान कर। और उसमें भी शायद 10% ही संभलते होंगे जो एक्सरसाइज करते होंगे या फूड पे ध्यान देते होंगे। एल्डरली लोगों में यही आर्थराइटिस, यही डिजेनरेटिव चेंज आर्थराइटिस का फॉर्म ले लेती है, ओके। जहाँ पे वो प्रॉब्लम होती है। तो अलग अलग एज ग्रुप में अलग